सभी को नमस्कार। एक शॉर्ट गैप के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब इसके आगे जो है वो कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थोड़ा सा फेस्टिवल्स के कारण बिजी थे, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो एक मोटिवेशनल बात है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश है इससे मतलब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और इंग्लिश सीखने का एक जो प्रॉपर वे है वो आपको अडेप्ट करना चाहिए। सबसे पहले आप जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए मतलब इंग्लिश एनवायरनमेंट में आप सर्वाइव कर पाए उसके लिए जो मतलब नॉर्मल जो कन्वर्सेशन के लिए हमें जिन सेंटेंसेज की या जिन वर्ड्स की आवश्यकता होती है जिससे कि हम अपनी जो इमोशंस हैं या हमारी जो बात है वो हम दूसरों तक पहुंचा पाए, उसका हमें मतलब ट्राई करना चाहिए जिससे कि हम अपनी बात को दूसरों को अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से करवा पाए इंग्लिश एनवायरनमेंट। यदि हिंदी बोलने वाला सामने है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मारवाड़ी बोलने वाला है कोई दिक्कत नहीं है, या रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसमें यदि हम रहते हैं और उसी में हमें बात करनी है कन्वर्सेशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमें इंग्लिश में अपनी बात को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना हो तो उस समय हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा नर्वसनेस फील करता है कि हम किस तरह से बात करें, किस तरह से अपने व्यूज को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करें, किस तरह से हमारी बात उन तक अच्छी तरह से और बिल्कुल क्लियरली पहुंच पाए। तो उसके लिए हमें बेसिक वर्ड्स याद करनी चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता है। धीरे धीरे उनको हमारी जो कन्वर्सेशन है उसमें अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए उन बेसिक वर्ड्स को, और फिर स्लोली जो हमारा कन्वर्सेशन है उसमें जितना ज्यादा हम हो सकता है उतना ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स का और इंग्लिश के सेंटेंसेस का यूज करेंगे, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और लैंग्वेज जो है वो बस कॉन्फिडेंस का खेल है। कोई सी भी लैंग्वेज हो वो केवल और केवल कॉन्फिडेंस का खेल है। एक बच्चा जो है वो एक मतलब रीजनल एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, वहीं पे बड़ा हुआ, वहीं पे उसकी एजुकेशन हुई, और एक बच्चा जो है वो मतलब इंग्लिश एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, वहीं पे उसकी परवरिश हुई, वहीं पे वो बड़ा हुआ। दोनों का जो मतलब बोलने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। चाहे दोनों एजुकेटेड सेम क्लास में हो और उनकी एजुकेशन बिल्कुल इक्वल हो, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग होगा। इंग्लिश एनवायरनमेंट वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएगा, वो जो रीजनल एनवायरनमेंट में रहा है और इंग्लिश एनवायरनमेंट से उसका ज्यादा कनेक्शन नहीं रहा, उसको फिर प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। कर लेगा, प्रोनाउंस कर लेगा, अपनी बात को रख भी लेगा, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस फील होगा, उसको अपनी बात को रखने में टाइम भी ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि उस वे में रख भी नहीं पाए अपनी बात को जिस वे में वो रखना चाहता है। तो कोशिश करते रहिए। आप ये सोच लीजिए कि एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है लैंग्वेज पे। सीधी और सिंपल बात ये है। इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, बोलने के लिए यदि अपन बात करें तो जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होगा उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है हमारी लैंग्वेज पे। आसपास यदि मारवाड़ी बोली जा रही है या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो हम उसमें ज्यादा टॉकिंग करते हैं तो हमारा उसमें जो एक्सपर्टनेस है वो ज्यादा होगा और उसमें हमें कोई हेजिटेशन भी नहीं होगा। हम किसी के सामने भी बोले, कितने भी लोगों के सामने बोले उस रीजनल लैंग्वेज को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप जितना ज्यादा इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अपने मतलब डेली रूटीन में इंग्लिश का यूज करेंगे, उतना ही जो है वो आपका जो इसका डर है वो आपसे दूर जाता जाएगा। ठीक है, तो लगातार कोशिश करते, डेली लाइफ में इसको इंक्लूड कीजिए। इंग्लिश को जो बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, जितना ज्यादा हो सके थोड़े से शुरुआत कीजिए, ज्यादा की तरफ जाइए। ओके, तो जैसे जैसे हम
सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे फिर मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन स्टार्टिंग जो है वो बिल्कुल जीरो से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम पड़ा है, हर तरफ सब कुछ बंद है, तो किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, स्लोली स्लोली। तो चलिए हमारे सीखने का जो प्रोसेस है उसको आगे लेके चलते हैं, और जो हमारे प्रोनाउंस के टाइप्स में जो चीजें रेस्ट रह गई है, जो बाकी रह गई है, उनको कंप्लीट कर देते हैं। ये 3 टाइप जो है वो हमारे बाकी रह गए थे प्रोनाउंस के टाइप्स में, सर्वनाम के प्रकार में, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो आप समझ गए हैं इसके नाम से कि प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं। प्रश्नवाचक प्रोनाउन जो है वो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। अब प्रश्न कब पूछा जाता है? जब वो प्रोनाउन जो है वो किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? प्रश्न कब बन जाता है? जब उसकी स्टार्टिंग में या तो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर हो WH वर्ड। और ये जो प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे WH वर्ड हैं, हु, हुज, हुम, विच, व्हाट। अब यदि ये सारे प्रोनाउन जो है वो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रश्नवाचक, आप जैसे हमने इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पहले रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, उसमें भी ये सारे थे ना, हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, ये सारे उसमें भी थे एग्जांपल्स के अंदर। अरे थे या नहीं थे? तो उसके और इसके अंदर एक वर्ड मिसिंग है, वो है दैट। दैट कोई WH वर्ड नहीं होता है और उससे अपन कोई प्रश्न भी पूछ नहीं सकते हैं, तो वो इसके अंदर मिसिंग है। लेकिन ये जो भी है वो सारे WH वर्ड है, और WH वर्ड से हम किसी सेंटेंस को यदि स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस जो है वो कैसा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब जब ये इसमें है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में है और रिलेटिव प्रोनाउन में भी थे, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि यदि यही वर्ड किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में होते हैं तो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान से सुनिए और डिफरेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। यदि ये वर्ड किसी सेंटेंस के स्टार्ट में होते हैं तो वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और यदि यही वर्ड 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो यही वर्ड जो है वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। 2 वाक्यों को जोड़ते समय इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या बन जाता है? या तो रिलेटिव कंजक्शन बन जाता है, या फिर कंजक्शन भी कह सकते हैं उसको, या फिर वो क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। दोनों एक ही चीजें हैं। 2 वाक्यों को जोड़ रहा है तो वो रिलेटिव कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और यदि केवल एक वाक्य के स्टार्ट में है तब वो इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर? एग्जाम्पल प्रश्नवाचक वाक्य के आपने बहुत सारे देखे हैं। मैंने एक सिंपल सा और कॉमन सेंटेंस आपके सामने लिखा है, व्हाट इज योर नेम। तो अब ये जो व्हाट है वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। अब जैसे कि इसके नाम से ही अपन क्लियर कर सकते हैं कि जो खुद ही अनिश्चित है वो क्या एक्सप्रेस करेगा? अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी ही एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हो, मतलब बताते हो कि वो व्यक्ति जो है वो सर्टेन है या नहीं है, या जो वस्तु है वो उसमें सर्टेनिटी है या नहीं है, निश्चितता है या नहीं है, इसका पता इन सर्वनाम से नहीं चलता है, इसलिए इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, अनिश्चित सर्वनाम। जैसे वन, समवन, ऑल, एनी, सम, नो वन, समबडी एटसेट्रा। जैसे सम आर बोर्न ग्रेट, ये इसका एग्जाम्पल है। कुछ महान ही जन्म लेते हैं, मतलब कुछ व्यक्ति जो है वो जन्म से ही क्या होते हैं? महान होते हैं। उनके जो लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बचपन से ही क्या लगते हैं? ग्रेट लगते हैं। जैसे आप किसी लीजेंडरी पर्सन की बायोग्राफी पढ़ेंगे, जीवन कथा, या जिसको अपन उसका जीवन चरित्र भी कहते हैं, तो वो यदि पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बचपन से ही उन्होंने ऐसे काम किए हुए होते हैं कि लोग उनको देखकर पहले ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति आगे चलकर बहुत ही बड़ा व्यक्ति बनने वाला है। लेकिन कौन सा बनेगा इसका पता नहीं चल रहा। सम का यूज करने के बाद में कौन जन्म लेता है महान, इसका पता नहीं चलता। मतलब अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं ये जो प्रोनाउन होते हैं वो, और इसीलिए उसी अनसर्टेनिटी के या अनिश्चितता के कारण इनको
इंडेफिनिट प्रोनाउन से कहते हैं। क्लियर? चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन या सर्वनाम है वो क्या करते हैं, वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को, मतलब उस सेंटेंस में यदि एक से ज्यादा व्यक्तियों की या एक से ज्यादा वस्तुओं की बात हो रही है या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये जो प्रोनाउन है वो उन एक से ज्यादा सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को, मतलब हर एक को इंडिकेट करता है या फिर एक्सप्रेस करता है। कैसे करेगा? ईच, आइदर और नाइदर के द्वारा। कैसे? आइदर ऑफ द टू विल डू इट, दो व्यक्ति हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनमें से कोई सा भी या इनमें से प्रत्येक जो है, दो में से कोई सा भी ये कार्य कर सकता है। टू विल डू इट, इनमें से कोई सा भी, मतलब दोनों कर सकते हैं। दो व्यक्ति है और किसी कार्य के लिए उनको कहा जा रहा है कि इस काम को वो दोनों कर सकते हैं। जैसे किसी को एप्पल की स्पेलिंग पूछनी हो, दो बच्चे हो, तो वो कह रहे हैं कि दोनों जो है वो एप्पल की स्पेलिंग बोल सकते हैं। तो वो ये आइदर जो है वो उन दोनों को इंडिकेट कर रहा, एक्सप्रेस कर रहा। सेकंड है नाइदर ऑफ द टू विल डू इट, ये उसका अपोजिट है कि जैसे एप्पल की स्पेलिंग के लिए दो बच्चों को खड़ा किया, दोनों को नहीं आती हो, तो वो फिर ये होगा कि ये जो है दोनों ही इसे नहीं कर सकते या दोनों को ही एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती है। जैसे आजकल सबको आती है, छोटे छोटे बच्चों को भी आती है, और एक बार आ जाए तो फिर जब तक मतलब आखिरी सांस चलती है तब तक बोलते नहीं, क्योंकि वो स्टार्टिंग है ना, इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। और जब हम किसी काम को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मतलब इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, और जब हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो हमारा फोकस उस चीज पे ज्यादा होता है, हम ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ में काम करते हैं। और जब ये सारी क्वालिटीज एक जगह हो जाती है तो फिर जो हम सीखेंगे वो लाइफ टाइम चलेगा। आप 2.5-3 घंटे की एक फिल्म देखते हो, और यदि आपका उस फिल्म में इंटरेस्ट है तो आपका रील बाय रील, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट सारा डिस्क्रिप्शन आपको याद होता है। और वो कब याद होता है? जब हम उसको लाइव देख रहे होते हैं। देखते देखते हम उस चीज को सीख जाते हैं। फिर 10 साल बाद में भी हमसे कोई पूछे कि उस फिल्म के अंदर उस टाइम पे क्या हुआ था, तो हम इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये हुआ था। अब ऐसा क्यों होता है कि हम देखते देखते सीख रहे हैं? यहाँ पे टीचर चिल्लाता रहता है, पूरे साल भर चिल्लाता रहता है, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं हो रहा है। अब उसके नहीं होने का रीजन यही है कि वो जो फिल्म हमने देखी उसमें हमारा पूरा फोकस था, पूरा इंटरेस्ट था, हमने अपने पूरे माइंड को वहीं पे सेंटर्ड किया हुआ था। इसमें ऐसा नहीं होता है, हमारा जो माइंड होता है वो डाइवर्ट होता है, हमारा फोकस भी डाइवर्ट होता है। तो फिर हमें ये चीजें जो है वो समझने में, अप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो कंसंट्रेशन जो है वो बेसिक की है स्टडी के लिए या किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। अब वो यदि आपका हाई है तो इनकी क्या हिम्मत है कि वो हमें याद नहीं हो, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बनाई, मतलब इंसान की बनाई हुई है, और हमें ही नहीं याद होंगी तो फिर मैं इसको तो होने से भी, क्योंकि वो तो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाती है। तो चलिए नेक्स्ट, अब ये प्रोनाउन के टाइप जो है वो पूरे हो गए। इसके आगे जो पार्ट ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक है उसको, चलिए हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच का अगला जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेषण। अब विशेषण जो है वो इसके नाम से ही अपन मतलब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हो, स्पेसिफाई करते हो। अब स्पेसिफाई किसको करना है? स्पेसिफाई ये करते हैं नाउन और प्रोनाउन। किसको करते हैं? आइदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? एडजेक्टिव करते हैं। ए वर्ड विच स्पेसिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ए वर्ड विच स्पेसिफाइज नाउन और प्रोनाउन, एक शब्द
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, दैट कॉल्ड एडजेक्टिव। क्लियर? अब इसके टाइप्स यदि देखें तो 10 टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव्स के। विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। जो भी समस्या हो गई हमारी, तो वो तो 10 टाइप्स है, वो 1 by 1 और सभी को मतलब विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं, और उनमें से पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वालिटी है, वो क्वांटिटी है। ये एडी जो लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर थर्ड पार्ट जो है वो इसका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सेवंथ है पार्टिसिपल एडजेक्टिव, एट्थ है नाउन एडजेक्टिव, मतलब ऐसे नाउन जो विशेषण का भी काम करते हो, और 9 है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो प्रभाव डालने वाले हो, और 10th है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, मतलब ऐसे विशेषण जो विस्मयादिबोधक हो, जिनसे विस्मय क्रिएट होता हो या बनता हो। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो है वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो ये इनके 10 टाइप्स के नाम है। ये इसकी डेफिनेशन है, ए वर्ड विच स्पेसिफाइज नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो जो है उसमें कुछ ऐसा लगा हो कि ये हमारे लिए यूजफुल था, तो लाइक वाला बटन आप प्रेस कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपका वीडियो के बारे में कोई भी थॉट हो, कोई आइडिया हो या कोई व्यूज हो, वो आप कमेंट भी कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि मैं आपको सिखा नहीं रहा, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, दोनों सीख रहे हैं। क्योंकि सीखना जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलती रहती है। जब तक हमारी आखिरी सांस फूंक नहीं निकलेगी तब तक लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सिचुएशन से, तो सीखना चलता रहेगा। सीखते रहिए, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। बस वो जो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब शेयर लाइक वाली, उसको आप आगे बढ़ाते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी जो सेकंड है वो हमें स्किप नहीं करना है। हम 10 मिनट किसी दूसरी फालतू चीजों को देते हैं, उससे अच्छा है कि वो 10 मिनट जो है वो हम अपने फ्यूचर को या हमारा जो नॉलेज है उसको आगे ले जाने के लिए करें। तो 10 मिनट वेस्ट करने से अच्छा है उन 10 मिनट का या उन 15 मिनट का या उस हाफ एन आवर का हम सही यूज करें। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। आज मतलब आपको वो एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो भी बहुत ज्यादा मिल गया है इनके अलावा। तो और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्थी फूड का यूज कीजिए। इस जो डिजीज ये जो नहीं है, इसके अंदर जो मेन चीज है वो ये है कि हम खुद को मेंटेन रखें। हेल्थी फूड, वार्म वाटर, वार्म का मतलब ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी, और सिट्रस जो एसिड है, मतलब जो खट्टे फल हैं, या तो आप उनको डायरेक्टली खा सकते हैं खट्टे फलों को, जैसे संतरा, मौसम्बी वगैरह जो भी हैं, या फिर उनका जूस जो है वो पी सकते हैं। कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ने वाला।